बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका वॉर टीवी में खुशामदीद। अभी कुछ दिनों पहले एक फैसला आया है कि जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया। ये वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, दो केसेस थे, एक में बरी किया, एक में सजा सुनाई। तो हमारे साथ हैं अली ज़ियाद भाई, उनके पास चलते हैं, पूछते हैं कि ये क्या सिलसिला है और इसकी मजीद जो है वो तफसील से आगाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई। वालेकुम सलाम जी। सर जी, ये क्या सिलसिला आया, ये केस जो है ये अरशद मलिक का? लेकिन जी अरशद मलिक साहब का केस जो है वो एक रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की। और जज साहब को मोहतरम, यानी मोहतरम भी मैं कॉमर्स में कह रहा हूँ, मोहतरम जज साहब को हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब कर रहे थे, उन्होंने इनको मिसकंडक्ट और इनके मिसबिहेव और प्रोफेशनल बददयानती की वजह से इनको नौकरी से बकायदा बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा। तो जज अरशद मलिक साहब जो थे एक सेशन जज थे, और सेशन जज बड़ा इम्पोर्टेंट एक होता है। और सेशन जज थे। सेशन जज जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट पूरे का जज होता है वो, बिल्कुल। और सेशन जज थे। वहां से इनकी तैनाती शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जमाने में इनकी जो तैनाती थी वो एहतसाब अदालत में हुई थी, ठीक है ना। और वहां पे जाके इन्होंने फिर यानी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इन्होंने फिर अपनी खिदमात, इंतहाई आला दर्जे की खिदमात जो सर अंजाम दी है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया अपने मिसकंडक्ट की वजह से, अपनी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी की वजह से। यानी सभी लोग ये बात कर रहे हैं। अब तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने भी इस बात पे मोहर सबत कर दी है कि ये एक डिसऑनेस्ट आदमी। किस फेस को उन्होंने बनाया, किस केस को? देखें, वो सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा मशहूर जमाना पनामा केस था नवाज शरीफ एंड कंपनी के ऊपर, और वो सारा जो मामला चला है, फिर वो ट्रायल कोर्ट में आया मामला आगे से, ठीक है। ट्रायल कोर्ट में जज अरशद मलिक साहब ने दो जो रेफरेंस थे इनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के, यानी वो एक सुप्रीम कोर्ट वाला केस अलहदा था, ये अकाउंटेबिलिटी का केस अलहदा था। तो ये अकाउंटेबिलिटी की जो केसेस थे, इसमें एक अल अजीजिया और एक फ्लैगशिप रेफरेंस थे, दो डिफरेंट, ठीक है। तो अरशद मलिक ने अल अजीजिया में तो नवाज शरीफ को सजा दी थी, लेकिन फ्लैगशिप में उसने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आप नॉन लीग को भी जब आप स्टडी करते हैं ना, तो नॉन लीग की भी एक पूरी तारीख है जजेस और जुडिशरी के हवाले से। और जजेस पाकिस्तान में कैसे बनते हैं, कोर्ट्स में कैसे आते हैं, हाई कोर्ट्स में कैसे आते हैं, ये एक बड़ा तकलीफ दे हकीकत वाला टॉपिक है। और इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यार मौजूद दूसरी तरफ चले जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि जजेस की पाकिस्तान में परफॉर्मेंस पे हमेशा ही बड़े बड़े सवालात उठते रहे हैं। और माजी में जो कुछ पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में जितने जितने वाकयात और जो जो कुछ होता रहा, वो एक शर्मनाक तारीख है। बहुत आला पाए के, बहुत डेड ऑनेस्ट और बहुत ही आला पाए के जजेस भी पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं, लेकिन ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट केसेस में जस्टिस मुनीर से लेके तो इफ्तिखार चौधरी तक जो कुछ होता रहा पाकिस्तान में, ये भी एक शर्मनाक तारीख है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में। और इस किस्म के जो जजेस हैं, इनके जाती तल्लुकात और जाती मफादात और जो अपना पर्सनल उसके अंदर मामलात हैं, उनकी वजह से बहुत सारे मामले जो हैं वो इंसाफ का गला घोंटने के लिए, यानी ऐसे अवामिल जो हैं वो काफ़ी होते हैं। अब जो इस केस में क्या हुआ है कि जब ये केस चल रहा था कोर्ट में, ठीक है ना, तो 2019 की बात है, जुलाई 2019 की बात है, जब मरियम नवाज ने बाकायदा प्लानिंग से उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस जज के बारे में उसने बहुत सारे इंकशाफात किए, जिसके अंदर उसने नासिर भट्ट की और इसकी मीटिंग्स, जज की मीटिंग्स और मुलाकातों का हवाल उसने बयान किया, और वो वीडियो जो थी उसने वो मीडिया में शो अप
कर दी, जिसकी वजह से ज़ाहिर पूरा केस ही जो था वो उसकी सारी क्रेडिबिलिटी धड़ाम से नीचे गिर गई। और वो केस मरीम नवाज के बाप के खिलाफ था, उसके वालिद के खिलाफ था, जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो जब किसी जज की क्रेडिबिलिटी आप चैलेंज कर देते हैं और उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली केस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। और इस किस्म के सियासी लोग इस किस्म के वाकया से भरपूर फायदा उठा के तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, और ये इन्होंने की। अब बात ये है कि कॉमन सेंस की बात है, इसकी अब ज्यादा गहराई में हम क्या जाएं। एक जज है, सेशन जज है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर तैनात है, ठीक है। और 2 आदमी उसे मिलने उसके घर चले जाते हैं। अब किसी जज को, अगर आपका जजेस से कोई मामला हो, तो जज से आप प्राइवेट जिंदगी में मुलाकात बहुत मुश्किल चीज है। यानी जज, जो अच्छे जजेस हैं, चाहे वो सीनियर सिविल जज हों, चाहे वो एडिशनल सेशन जज हों, सेशन जज हों, अच्छे जजेस जो हैं वो पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक रिलेशनिंग से हमेशा कीप एट आर्म लेंथ, ठीक है ना, एक फासले पे रहते हैं, उनसे नहीं मिलते वो। लेकिन ये ऐसे जज थे कि जिनसे नासिर भट्ट साहब ना सिर्फ बड़ी घुल मिल के बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे, इट मीन्स इनका आपस में पुराना ताल्लुक था, सही है, पुराना। और ये जिस तरह उसके पास बैठे हैं, जिस तरह गपशप लग रही है, इट मीन्स दे वर वेरी फेमिलियर विद ईच अदर, ठीक है ना। वीडियो पड़ी है, हर जगह हर कोई बंदा देख सकता है। तो एक जज जो है वो ऑलरेडी ही वाज वेरी वेल इन कांटेक्ट विद दिस पार्टीज पर्सन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जज साहब जो है वो शुरू से उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। और हाई कोर्ट ने जो जज साहब को बर्खास्त किया है मुलाजमत से, उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो जज के 2 उसकी मुलाकातें हैं। एक उसकी मुलाकात रायविंड में जाके नवाज शरीफ के साथ है, ठीक है, बीइंग ए जज, और एक उसकी मुलाकात सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा में जाके नवाज शरीफ का जो बड़ा बेटा है, इधर लंदन होता है, क्या नाम है उसका यार, नाम ही ज़हन से निकल गया, ये उसके साथ है, ठीक है। तो ये जो उसका मिसकंडक्ट है, ये उसने तस्लीम, हुसैन नवाज है मेरा ख्याल, या हुसैन नवाज, तो ये उसके साथ उसकी एक मुलाकात है। तो ये जो 2 मुलाकातें इस फैमिली के साथ जज की हैं, और वो इसको एक तल्लक की बुनियाद पे लेके चल रहे हैं, तो ये बड़ा वाज़ेह निशान है कि ही वाज वेरी क्लोज टू दैट फैमिली, और उसने ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। अब जब जज के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए और जज के कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन पैदा हो जाए, तो केस जो है वो तो ऑटोमेटिकली डाउटफुल हो जाएगा, उसका डिसीजन तो ऑटोमेटिकली डाउटफुल हो जाएगा। अब नून लीग वाले कहते हैं, देखिए ये जीजिया में सजा दी, जज का बयान है, उसने कहा जी मेरे पे बड़ा प्रेशर है। अगर तुम पे प्रेशर है इतना, तुम्हारे ऊपर इतना बला चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, जस्टिस खोसा साहब जैसा एक अपराइट और डेड ऑनेस्ट आदमी, प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तुमने उसे रिपोर्ट क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुमने हाई कोर्ट को रिपोर्ट क्यों नहीं की कि मेरे पे ये प्रेशर है? ठीक है, तुम बता रहे हो एक थर्ड पर्सन को, नवाज शरीफ के बंदे को, कि मेरे पे प्रेशर है, और तुम इतना इंपॉर्टेंट केस का फैसला कर रहे हो ये बताते हुए कि मैंने अंडर द प्रेशर ये काम किया, और जो तुम इमीडिएट बॉस है उनको तुमने नहीं कुछ बताया, तो इट मींस दाल में कुछ काला नहीं, दाल सारी की सारी काली। अच्छा, अब इसके केस का क्या बनेगा? देखे ना, वो कहते हैं जी एक में बरतरफ किया, दूसरे में सजा दी। अब अगर इसके फैसले चेंज भी किए जाएं तो एक में फिर भी बरतरफ होता है, दूसरे में सजा मिलती है। भाई बात यह है कि जिसमें सजा दी है वो कहते हैं ये प्रेशर में दी है, अच्छा, जिसमें फारग किया है लीगी कहते हैं कि ये मेरिट पे किया है। तो वही आपकी बात पे इसको रिवर्स कर लेते हैं, सजा तो फिर उधर की उधर रहती है। नहीं, फिर असल में तो उन्होंने हर चीज अपने मुफाद में अपने हवाले से सोची ना, उनकी बात। ऐसे लोग हैं, नवाज शरीफ वगैरह की इनकी तो तारीख बड़ी इस मामले में बुरी है, और जस्टिस कयूम जैसे हाई कोर्ट के जजेस की वीडियो टेप, ऑडियो टेप ऑन द रिकॉर्ड है कि वो पूछ रहे हैं जनाब तसाबुर रहमान से कि बताएं जी बेनजीर को कितनी सजा देनी है, ठीक है ना। तो ये लोग की बात कर रहे हैं साहब के जो हाँ, तसाबुर रहमान ने तसाब भी, और उसने बनाई थी ना, उसको तसाबुर रहमान भी कहते हैं आमतौर पर। अच्छा, ठीक। तो ये जो इनकी तारीख जो है जुडिशरी के हवाले से
ज़ाहिर है फिर जो कुछ किया इन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह के साथ सुप्रीम कोर्ट पे पूरा अटैक, हाँ और ये सारे मामला जो हैं वो पेश नजर होने चाहिए नून लीग की खास तौर पर तारीख। एतजाज एहसन साहब बड़ा एक देखते हैं एतजाज एहसन साहब एक बड़ा एतजाज एहसन साहब एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ और बड़ा बावकार नाम है तारीखी हवाले से और जुडिशरी की तारीख में। बिल्कुल। और वो एक बात करते होते हैं और अक्सर ये बात करते हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके दिलो दिमाग में नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये अब अगर आप इसको आप देखें ना तसलसल में कि बेनजीर के साथ जो कुछ करते रहे ये लोग, और जो कुछ फिर नवाज शरीफ के साथ हुआ, यानी एक सुप्रीम कोर्ट है वो बेनजीर की हुकूमत 89-90 में बरतरफ होती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसको कुछ और जवाब मिलता है। लेकिन जब वही इल्जामात के ऊपर इसहाक खान जब नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ कर देते हैं तो जस्टिस नसीम हसन शाह जो थे उन्होंने मेरा मतलब है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बहाल कर दी। तो ये लाडले रहे हैं जुडिशरी के और इनको खास वहां से जो है ना अनायात और खास की वजह पर्सनल रिलेशंस और क्या कहते हैं तोहफे तोहफ और मुख्तलिफ किस्म की मराहत या आगे पीछे कुछ हो सकता है। बहरहाल इस पे बंदा क्या बात करे। जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस रफीक अहमद तारड़ साहब जब गए थे चीफ जस्टिस सजाद अली शाह का धड़न तख्ता करने के लिए कोयटा सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जब गए थे ब्रीफ केस लेके, तो जो गुल खिलाया उन्होंने उन ब्रीफ केसों ने, तो यही इनका मेरा मतलब है कि सारा रहा है वतीरा। उन ब्रीफ केसों की वो जादूगरी करिश्मागरी है। तो देखते हैं हुकूमत इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। तो दूसरी बात है जी लद्दाख की, वो चाइना इंडिया का जो सिलसिला था हमारी इसमें बात हो चुकी है पहले किसी प्रोग्राम में, लेकिन मैंने कहा जरा ताजा खबर सुन लें आपसे कि क्या चल रहा है आजकल उधर। ताज़ा खबर इस हवाले से ये कि इंडिया को तो सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा है, ये सबके सामने है बात ये वाली। और चाइनीज जो है वो इस मामले में डटे हुए हैं और वो उन्होंने 50-60 कोई यूएसए का किरदार आएगा बीच में इंडिया की फेवर में? सरेदस्त तो देखें इस तरह बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने कभी भी डायरेक्ट तो नहीं आती, इनडायरेक्टली वो फिर कोई ना कोई एक दूसरे की सपोर्ट तो रहती है। इंडिया को अमेरिका ने हमेशा बहुत सपोर्ट की है चाइना के खिलाफ। जैसे उस दिन बात हुई थी 62 की वॉर में, उन्होंने अनकंडीशनल वेपन्स दिए नेहरू साहब को और बहुत सपोर्ट किया इंडिया को चाइना के खिलाफ। अभी भी चाइना इंडिया की और अमेरिका के तल्लुकात तो काफी बेहतर थे और इंडिया ने अमेरिका से बहुत सारा आर्म्स भी खरीदे हैं और अब चाइना जो है वो तो अपनी सेल्फ सफिशिएंट है इस हवाले से, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से भी बहुत ज्यादा वेपन खरीद रहा है, 400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और बहुत सारा वेपन खरीद रहा है। ज़ाहिर पाकिस्तान से खतरा है उसे या चाइना से खतरा है। तो लद्दाख रीजन में भारत चाइना जो है वो अपनी पोजीशन उसकी मुस्तहकम है और वो तो अपनी पोजीशन छोड़ने वाले नहीं है वहां। नहीं, ठीक हो गया। असल में वैसे कभी कभी मैं तो सोचता हूँ कि हमसायों को अच्छे तरीके से रहना चाहिए। जैसे मतलब आप यूरोप के मुल्क देखते हैं कि कैसे इन्होंने आपस के मसाइल हल किए, अमन व अमान का मसले आपस के जो इनके पुराने थे उनको उन्होंने ऐसे हल किया है कि कुछ इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता किसी मुल्क के साथ, कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। बस देखिए वो लीडरशिप जो है वो उनके जाती मफादात नहीं है, उनके कौमी मफादात है यहाँ की जो लीडरशिप है। यस। और ये रियासती सतह पे सोचते हैं और स्टेट्समैनशिप भी इन लोगों में मौजूद है, फिर एक्सपीरियंस मौजूद है और रियलिटी है, कंसेंसस है, प्योर डेमोक्रेसी है, डिबेट होती है बातों पे। बिल्कुल। और इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो सर फहरिस्त होता है और अपनी पब्लिक के लिए
उनके मफाद के लिए जो फैसले ठीक होते हैं उसी को ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान, इंडिया और इसके किस्म के जो ममालिक हैं, यहाँ पे अभी भी फैसले महल्लात में होते हैं। उसके पीछे मजहबी और रियासती तंग नजरी शामिल है, जाती मफादात शामिल हैं। आप देखें 99 में जब वाजपेयी आए हैं, जून 99 में लाहौर आए हैं, पाकिस्तान आए हैं, और इन्होंने बस यात्रा की, बड़ी मशहूर बस यात्रा थी। बिल्कुल सही बात। तो जो चीज ठीक है उसे ठीक कहना चाहिए। नवाज शरीफ की बहुत जबरदस्त एफर्ट थी इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करने के मामले में, और बीजेपी की हुकूमत थी, और जिसको एक इंतहा पसंद हुकूमत कहा जाता है। पर वाजपेयी जैसा नफीस आदमी उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, और वाजपेयी ने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान के लिए उन्होंने वेल विशेस के कलमात वहां अदा किए, और उन्होंने वहां पे तकरीर की, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कलमात अदा किए, जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुई, ठीक है ना, और एक अच्छा स्टेप था। लेकिन आपको याद होगा कि उससे अगले दिन फिर जमात इस्लामी ने मीनार पाकिस्तान को धोया भी पलीद हो गया, नारेबाजी की, बदमाशी की, हुल्लड़बाजी की। तो उसके पीछे कुछ और मुहर्रकात थे, और कुछ अरसे बाद कारगिल वाला मसला खड़ा हो गया, और वो जो कुछ इंडिया के साथ आपके तल्लुकात ठीक होने लगे थे, वो सारा कुछ फिर डीरेल हो गया। अच्छा, जो काम नवाज शरीफ कर रहा था उस जमाने में वाजपेयी सरकार के साथ, और तल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, वही सब कुछ 8 साल बाद जनाब, आपके 4 साल बाद ये जो मुशर्रफ साहब हैं ये करना चाह रहे थे। फिर जब ये बैठे हैं सीट के ऊपर, जब पता लगा कि इस बहुत बिकती है, तो आप भी तशरीफ ले गए आगरा, ठीक है ना, और उससे पहले नेपाल तशरीफ ले गए, जहां जाके इन्होंने नवाज शरीफ से वाजपेयी साहब से हाथ मिलाया जाके, ताकि जंग चल जाए किस तरीके से। तो ये जब आप में स्टेट्समैनशिप हो और आप में स्पिरिट हो, आपको अपनी कौम के मफादात अजीज हो, और आप समझते हो कि हमारी कौम के लिए क्या बेहतर है, फिर आप अपनी जाती अनाएं, जाती मफाद, जाती इंटरेस्ट को एक बालाए ताक रखें, तो फिर ही आप फैसले ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप अभी इस काबिल नहीं है, बदकिस्मती से वाकई लीडरशिप इस काबिल नहीं है, और दोनों मुल्कों में सीट मेरी मेरी करके और जाती मफाद को, यानी कि अपने क्या उसे कहते हैं, इक़्तिदार में आने के लिए इनको चाहे नफरत को हवा देनी पड़े, चाहे हंगामे करवाने पड़े, मतलब ये करते हैं। ये एक मेंटालिटी है वहां की। डेफिनेटली मेंटालिटी है। इंडिया में तो ये सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जैसे इसने मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा वाला वाकया किया सारा इलेक्शन से पहले, फिर बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पाकिस्तान में लोगों का ख्याल था कि ये सब कुछ जो इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ कर रहा है, इलेक्शन के बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, इमरान खान के बारे में मोदी सरकार यही समझती है कि इट्स ए प्रो एस्टेब्लिशमेंट और जनरेटेड बाय आर्मी, ठीक है। वो इमरान खान को प्योर डेमोक्रेटिक या इंडिपेंडेंट नहीं समझते, उसे बात भी नहीं करना चाहते। वो नवाज शरीफ को समझते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इसलिए मोदी जैसा आदमी भी जो है वो नवाज शरीफ के बारे में बहरहाल वो नेक ख्वाहिशात रखता है, जिसको बाहर पाकिस्तान में और आर्मी जो पाकिस्तान की या फौजी एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती। तो ये दोनों तरफ बहुत सारी तल्ख हकीकतें हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक बात अच्छी ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 70s तक तो था ये कल्चर, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े जाते। ये बात ठीक है। वैसे मैंने भी कभी नहीं सुना कि इंडिया को किसी बात को टारगेट करके सियासतदानों ने कुछ जलसे किए होंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप अपना मीडिया देख लें और इंडियन मीडिया देख लें, ठीक है। इंडियन मीडिया वैसे देखा नहीं जाता बहुत ही ज्यादा हॉकिश और बहुत ही ज्यादा सतही और बहुत ही झूठ और बहुत ही इंतहापसंदी। यकीन करें, मैंने एक दफा एक इंडियन है यूट्यूबर, उसकी एक वीडियो देखी, द्रुतरी करके उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उसने वो बात मैंने तो नहीं सुनी थी, लेकिन जब मैंने देखा तो वो बात कर रहा था, ये पाकिस्तान और से इंडिया में गए नहीं है वो
टिड्डी टाइप जो फसलों को तबाह करते हैं, टिड्डी दिल जिनको कहते हैं, जी जी, हम पता नहीं। लॉकस ये टिड्डी दल, तो यस। इंडिया मीडिया के ऊपर एक सीनियर एंकर बैठा ये चीखें मार रहा था कि देखो जी, पाकिस्तान अगर और कुछ नहीं कर सका तो उसने टिड्डियों के जरिए हमला कर दिया इंडिया के ऊपर। इतना मजाका खेज, वो खुद उसको कह रहा था यार देखो, वो इंडियन, खुद इंडियन है और उसकी बना रहा था वीडियो, कहता है इसकी एक वजह है टिड्डियों के आने की, कैसे ये आती हैं, एक मौसम है इनका, और मुझे शर्म आती है कि ये सीनियर एंकर बैठा टीवी के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं। और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा उन्होंने मतलब किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर बात करना, कि बस हर चीज जो है वो लगा दो इल्जाम। बस वो पाकिस्तान का एक हवा है उनके ऊपर, और मेरा ख्याल है थोड़ी हैबत ही कहना चाहिए। लेकिन इंतहापसंद हिंदू जो प्योर हिंदुत्व को इंडिया में जो अब देखिए, मेरा भी यही है, उनको मेरे अपने खुद दोस्त बड़े इंडियंस, बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं जो बात सारी समझते हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह आप कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। अगर आप लेकिन वायलेंस और इस तरह की दूसरी चीजों को बीच में ना ही इन्वॉल्व किया जा सकता। हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये तो एक इंतहापसंद तबके की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में तो बहुत बहुत क्लास का तबका, बहुत काबिल लोग और बड़े लिबरल सेकुलर। लेकिन इंडिया के बारे में, जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है तब तक इंडिया के लोग अपने आप को महफूज समझते हैं, ठीक है। यस। और ये जो मोदी वाला एपिसोड है, इस किस्म के एपिसोड कौमों की तारीख में आते रहते हैं। और प्रॉब्लम तब होती है जब ये परमानेंट एक हैसियत जो है ना इनको मिल जाए, तब प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज इस किस्म के एपिसोड आते रहते हैं और कौमें इस किस्म की आजमाइशों से जल्दी निकल जाती हैं बाहर। हम भी दुआ करते हैं इंडिया के लिए कि वो इस किस्म की आजमाइश से जल्दी बाहर निकल। हमारी दुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे ही हों कि हम लाहौर से चलें और अमृतसर पहुंच जाएं और सारा उधर सैर सुर करके आगरा की, और इतनी सारी चीजें हैं। मैं 2008 में वैसे जाने लगा था इंडिया, लेकिन वो मुंबई वाला वाकया हो गया तो मैं रह गया उस हिसाब से। मेरा बड़ा दिल है किसी वक्त जाऊं और फिर के आऊं सारे शहर, खास ये जो करतारपुर राहदारी वाला मामला है जो गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ इट्स अ ब्रिलियंट एंड एक्सीलेंट स्टेप बिल्कुल सही डन बाय इमरान गवर्नमेंट और जनरल साहब जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब। ये इनका एक बहुत ही गोल्डन स्टेप है। इन्होंने सिखों के दिल जीत लिए, यानी इन्होंने एक किस्म का मशरकी पंजाब फतह कर लिया, ठीक है। बिल्कुल सही बात। और करतारपुर की हैसियत जो है वो सिखों के नजदीक ऐसी है जैसे मुसलमानों की अपने मुकद्दस तरीन मकामात के बारे में, ठीक है। ऐसी बात, no doubt। और वाजपेयी को ना चाहते हुए भी उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है इधर आपका पंजाब है, ठीक है, और हरियाणा, ये सारे इलाके जो हैं वाजपेयी मोदी की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी, मोदी मैं वही सोचने लग रहा था कि मोदी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ नहीं, वाजपेयी साहब बड़े आला आदमी थे, बड़े वैसे वाकई नफीस आदमी, कोई शक नहीं इसमें। तो ठीक है सजाद भाई, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। तो दोस्तों, आपको अपडेट दी जज साहब के बारे में, उसके केसेस के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में। अब ऊंट किस करोड़ बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरा, लद्दाख के ऊपर बात हुई, चाइना जो है वो उधर बैठा हुआ है। तीसरी बात यही है कि हमसाया ममालिक को अमन और अमान से रहना चाहिए। उसमें बेसिकली उसकी जो आवाम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पता नहीं मुफाद परस्ती कब ख़त्म होगी। हमारी दुआ है जल्दी ख़त्म हो। इसके साथ ही हम लेते हैं आपसे इजाज़त। तो अगले एपिसोड में फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ज़ियाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।